नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज शिक्षक दिवस पर टीचर्स का होगा सम्मान। राजभवन में छत्तीसगढ़ के 55 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। कार्यक्रम में सीएम विष्णु देसाई भी होंगे शामिल। आज रायपुर में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक, गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे बिलासपुर रेंज की मीटिंग। कानून व्यवस्था के संबंध में अफसरों से लेंगे जानकारी। रायपुर में आईबीसी 24 की खबर पर लगी मुहर। बीएसयूपी मकानों में रहने वाली महिलाओं के खातों में मिला करोड़ों का लेन देन। पुलिस कर रही मामले की जांच। भिलाई में एनआरआई के पिता से ऑनलाइन धोखाधड़ी। शातिर ठग ने सीबीआई अफसर बनकर ठगे 1 करोड़ रुपए। बुजुर्ग के बेटे ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। केशकाल घाटी पर फिर लगा मेगा जाम। रायपुर जगदलपुर मार्ग पर जाम से लोग हो रहे परेशान। यातायात बहाल करने में जुटी पुलिस। और रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन की तैयारी। डीजे को लेकर कड़े निर्देश जारी। आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से ज्यादा साउंड में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केशकाल में एक बार फिर से मेगा जाम लग गया है। रायपुर से जगदलपुर जाने वाले रास्ते में ये जाम की स्थिति बन गई है। जाम लगने से राहगीर परेशान हो रहे हैं। वन वे पर यातायात बहाल करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितना लंबा जाम लगा है, गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं। और जो लोग हैं, आने जाने वाले राहगीर हैं, उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती यहां पर की गई ताकि जल्द से जल्द इस जाम को खुलवाया जा सके और जो लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उनकी दिक्कतों को जल्द खत्म किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश नाग हमारे साथ जुट गए। प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि लगभग हर रोज केशकाल घाटी में जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन इस बार समझना चाहते हैं आपसे किस वजह से जाम लगा है और कितनी देर में इस जाम को खुलवाया जा सकेगा। जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जाम एक विशाल काय ट्रेलर जिसमें भारी भरकम सामान लदा हुआ था और ये जगदलपुर से तमिलनाडु से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था, तभी ये गाड़ी पलट गई है। पलटने के चलते पूरी तरह जाम हो गया। केशकाल घाट के ऊपर 10वें मोड़ पर यह पलटा हुआ है, जिसके कारण कल लगभग 9-10 बजे की घटना है और आज अभी सिर्फ सुबह फिर 9 बज गया। लगभग 24 घंटा हो गया है, लेकिन लगातार वन वे करके पुलिस तो यातायात बहाल करने में जुटी है, लेकिन इसी के चलते भी मेगा जाम लगा हुआ है। सभी गाड़ियां, चाहे 2 पहिया 4 पहिया, सभी लोग इस जाम में फंसे हुए हैं। आपको ये भी बता दूं कि लगातार 1 सप्ताह से यह जाम की स्थिति बना हुआ और हल्का बारिश होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। और जाम लगने के कारण जो यात्री है, जो जगदलपुर जाने वाला हो या रायपुर जाने, वो पूरा फंसे हुए हैं। और पूरे जिस प्रकार से रात में जो देखा जा रहा है कि लगभग 5 घंटा से फंसे हुए थे, उनको खाने पीने किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं होने के चलते सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। और अभी भी ये जाम की स्थिति बना है और पूरा दिन रहेगा, क्योंकि जो ट्रेलर पलटा हुआ है उसमें भारी भरकम विशाल का सामान है और जब तक रायपुर से एक बड़ा क्रेन नहीं आएगा तब तक उसको नहीं उठाया जा सकता। और ये जाम की स्थिति आज भी पूरा दिन बना रहेगा और लोग काफी परेशान होते रहेंगे। जी बिल्कुल प्रकाश, तो पूरे दिन अगर ये स्थिति बनी रहेगी और लोग परेशान होते रहेंगे, लेकिन इसके पहले भी आप हमारे साथ जुड़े हुए थे जब यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी थी। आपने कई कारण हमें बताए थे जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती रहती है। क्या इन कारणों पर संज्ञान लिया जा रहा है? क्या कोई पहल इस पर की जा रही प्रशासन की तरफ से ताकि ऐसी दिक्कतें आगे लोगों को ना हो? कारण सबसे ज्यादा है कि केशकाल घाट के सभी मोड़ों पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण आए दिन गाड़ियां खराब हो रही है और दूसरा पलट रही है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी विशालकाय गाड़ी पलट गई है और उसी के कारण ही जाम की स्थिति निर्मित होती है। बस्तर की जितने भी बड़े बड़े अधिकारी नेता इसी मार्ग से आते हैं, लेकिन अब तक इस पर एक कठोर पहल नहीं निकाले हैं, जिसके चलते आम जनता हर दिन परेशान हो रहे हैं। आपको ये भी बता दो कि इस मार्ग जितने भी चलने वीआईपी लोग, उनको किसी तरह फॉलो करके तो निकाला जाता है, लेकिन आम
जनता इस मुसीबत में फंसे रहते, इसको निकालने के लिए कोई एक कठोर पहल नहीं की जा रही। फिलहाल केशकाल विधायक जो वर्तमान में है वो उनका ये कहना है कि बरसात जैसी खत्म होगा, यहाँ पेच मरम्मत होगा, जिसके बाद फिर से रास्ता बहाल होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों की मांग है कि बाईपास जो 8 साल से अधर पे अटका है उस पर कोई पहल नहीं की जा रही है। अब देखना होगा कि इस बार कैसे जो छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा सरकार है, बाईपास और केशकाल घाट को कैसे बरसात के बाद काम शुरू करते हैं, तभी लोगों को निजात पाया जा सकता है। जी चलिए प्रकाश, तो जैसे कि आपने कहा कि बड़ी बात तो ये है कि अधिकारी भी यहाँ से आना जाना करते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कतों को भी वो देखते हैं और अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब इसी बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पूरा मामला भी आपको बताते हैं। दरअसल सरस्वती नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत का ये पूरा मामला है। IBC 24 ने अब तक इस खबर को पहुंचाया भी था। साइंस कॉलेज में कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई थी। कांग्रेस के विरोध के बाद एफआईआर अब दर्ज हो गई है, तो थाने का घेराव भी किया गया था। एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इस वक्त ये अपडेट सामने आ रहा है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई? ये रायपुर के साइंस कॉलेज जो है वहाँ पे एक सदस्यता अभियान चला रहे थे एबीवीपी के कार्यकर्ता। उसी दौरान वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था 3 तारीख को। दोनों एनएसयूआई और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ गए थे और उसमें बेदम मारपीट का वीडियो वायरल भी हुआ था और सोशल मीडिया पे। उसके बाद जो है दोनों पक्ष सरस्वती नगर थाने पहुंचे थे और थाने पहुंचने के बाद वहाँ पे दोनों पक्षों में जो वहाँ के पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने पहले समझौता कराने की कोशिश करी। उसके बाद उनको जो है उसमें ये बात सामने आई कि दोनों पक्ष चले गए। उसके बाद ये बात सामने आई कि उसमें एबीवीपी की तरफ से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसी बात से आक्रोशित होकर देर शाम को जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे बड़ी संख्या में वहां सरस्वती नगर थाने पहुंचे और उनका कहना था, इस बात का उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की है, बिना जांच के उसमें एफआईआर दर्ज की है और हमारी आधार पे हमारी भी शिकायत उसमें दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। इसी बात को लेके ये पूरी रात भर प्रदर्शन चला। उसके बाद कल जो है खुद जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ करीब 5 से 6 घंटा टीआई के कमरे में धरने पे बैठे। उसके बाद जो है आखिरकार उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और उसमें जिस तरीके से बात आई है कि किशन महाजन जो है भाटागांव इलाके के रहने वाले, उसके आवेदन पर प्रथम राव फुटाने, सुजल गुप्ता, आशीष सिन्हा, आशुतोष सोनी के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया और अभी पुलिस जो है सरस्वती नगर थाना पुलिस उसमें मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये मामला जो है राजनीतिक टूल उसने पकड़ लिया था और जिस तरीके से वहां पे काफी हंगामा हुआ, कई घंटे सरस्वती नगर थाने में हंगामा हुआ। खुद दीपक बैज वहां पे पहुंच गए थे और वहां पे बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया था। जी बिल्कुल तहसीन, सियासत इस मामले पर हुई है, लेकिन आपने कहा कि जांच अभी भी जारी है, तो आगे अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। क्या पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है ये आपको बताते हैं। आज 11 बजे राजभवन में राज्यपाल शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। महान साहित्यकारों के नाम पर 3 शिक्षकों को स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा और 52 शिक्षक आज सम्मानित होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। शिक्षक के लिए जिन पर शिक्षा का पूरा दायित्व होता है उनको आज सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल सम्मानित करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और दूसरी तरफ पुलिस विभाग की आज समीक्षा बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बिलासपुर रेंज की समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री और कानून व्यवस्था के संबंध में एसपी से वो जानकारी लेंगे। महिला और बाल अपराध की समीक्षा होगी। गौवंश चाकूबाजी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मादक पदार्थों की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। गृह और जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे। पुलिस महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदेश में कई सवालिया निशान भी खड़े उठ चुके हैं। पहले कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं और इन तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज गृह मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। इधर सीएम विष्णुदेव साय कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस करेंगे। 12 और 13 सितंबर को कलेक्टर एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस होगी।
कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में निगम कमिश्नर, सीएमओ भी मौजूद रहेंगे। 12 सितंबर को कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस होगी, 13 सितंबर को एसपी की कॉन्फ्रेंस होगी। अपराध, रेवेन्यू, आवास जैसे अलग अलग एजेंडों पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी चर्चा होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। इसे लेकर दुर्ग दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। एनआईए की ओर से 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एनआईए, सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के मार्गदर्शन जल्द नक्सलियों का सफाया होगा। एनआईए भी, डीआरजी भी, सीआरपीएफ भी, आईटीबीपी भी, बस्तर फाइटर भी, सीएएफ भी सब मिलकर ऑपरेशन में है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साई जी का मार्गदर्शन बड़ा है। समय रहते निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बस्तर में बनेगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही, ये बात गृह मंत्री ने कही। और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से साय सरकार के राज में जल्द से जल्द और जल्दी कई सारी बड़ी सफलताएं जवानों को मिल रही है, आगे भी इस तरीके के काम होते रहेंगे। और अब बिलासपुर में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवारी ऑटो के चालक ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। सवारियों को ऑटो के पीछे लटकाया। ऑटो में क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाई गई है। लापरवाही का ये वीडियो भी सामने है, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रैफिक विभाग की भूमिका पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बड़ा सवाल तो यही है कि अक्सर लोग भी जो है वो किसी हादसे का इंतजार करते हैं और हादसों के बाद ही किसी मामले पर संज्ञान लिया जाता है। देखिए किस तरीके से ओवरलोड ये गाड़ी यहाँ पर जा रही है, ज्यादा सवारियां क्षमता से यहाँ पर बिठाई गई हैं, जिसकी वजह से कभी भी सड़क पर हादसा हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक विभाग है, वो इस पूरे मामले को क्या देख नहीं रहा है और क्या इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इधर राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी और उनके नाम से खाता खोलने के मामले को पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने संज्ञान में लिया। पुलिस ने नारी शक्ति संगठन की संचालिका शोभा ठाकुर और संगठन से जुड़ी महिलाओं से पूछताछ की, जिसमें ये पता चला कि भाटागांव BSUP और EWS मकान में रहने वाली महिलाओं के नाम से लालपुर स्थित कर्नाटक बैंक में बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाओं के खाते में 12 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का लेन देन भी हुआ है। इधर पीड़ितों ने नारी शक्ति संगठन की संचालिका शोभा ठाकुर और अंकिता श्रीवास पर खाता खुलवाकर ATM पासबुक और उनके नाम से सिम रखने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में खातों का उपयोग महादेव सट्टा ऐप या काले धन को ट्रांसफर करने की भी आशंका है। सर, मैं घर में ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो शोभा ठाकुर मैम से जब मुलाकात हुआ, वो हमारे मोहल्ले आई थी, तो हमको फॉर्म भरवाई नारी शक्ति संगठन का, रोज़गार मिलेगा घर बैठे बोल के, पैकिंग सिलाई का। तो आपको फिर 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो मिला आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। तो मुझे नहीं पता मैम, जहाँ हम लोग कार्यालय में पासबुक ओपन किए थे ना, तो वो मैम ही पासबुक खुलवाए थे, तो फिर उनके पास ही खाता था, तो हम लोग को नहीं पता कि ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। कुछ भी पैसा नहीं मिला है सर। ये खाता किसने खुलवाया था, कहाँ खुलवाया था? शोभा ठाकुर और कर्नाटका बैंक से। ATM कहाँ है इसका, सिम कार्ड कहाँ है, OTP आता होगा? शोभा ठाकुर तो 2 करोड़ 2.5 लाख 1 रुपया नहीं मिले सर। खाते में आया तो पता तो लगा? नहीं सर, हमारा कोई पता नहीं है। पासबुक और ATM कहाँ है? शोभा मैडम के पास, शोभा ठाकुर। उनका खाता खुलवाया गया है। 10 अकाउंट की स्टेटमेंट है, जिसमें लगभग 12 करोड़ के लगभग आसपास की ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, 10 अकाउंट मिला करके। तो इस प्रकार से अभी भी उसको जांच में रखे, हम आगे तस्दीक करके अग्रिम कार्रवाई जल्द करेंगे। और भिलाई में NRI के पिता से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पूरा मामला आपको समझाते हैं। पीड़ितों के मुताबिक शातिर ठग ने पहले तो खुद को CBI अफसर बताया और बैंक फ्रॉड कर हवाला देते हुए खाते का डिटेल लेकर कई किस्तों में 1 करोड़ 4 लाख 90 हजार रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया।
पीड़ित को ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग के बेटे ने भिलाई नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने ये बताया कि ये पूरा मामला 24 मई से 13 अगस्त 2024 के बीच का है। शातिर ने पीड़ित के मोबाइल में व्हाट्सएप कॉल कर खुद को सीबीआई अफसर बताते हुए ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जिस बैंक में खाता है वहां भी एक फ्रॉड का मामला सामने आया, इसलिए बैंक के सभी खातों की जांच की जा रही है। भिलाई नगर थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक प्रार्थी से सीबीआई ऑफिसर बन करके 1 करोड़ 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करा लिया गया। बाद में अकाउंट और उसके मोबाइल बंद हो गए। बाद में ठगी का एहसास हुआ, जिस पर से एफआईआर दर्ज कर लिया। और मुंगेली में लगातार बढ़ते डायरिया के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर राहुल देव ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली है। इस दौरान कलेक्टर ने डायरिया के रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य अमला पूरी तत्परता और सक्रियता से कार्य करे और गांव में कहीं भी डायरिया पीड़ित मरीजों की शिकायत मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य केंद्र और जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने डायरिया पीड़ित मरीजों के मौत मामले में जांच टीम गठित कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। एक तरफ गणेश उत्सव को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही है, जगह जगह पंडाल सजना, और इसी बीच प्रशासन भी अपनी तैयारियों को लेकर अब सख्त हो चुका है। जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं। आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से ज्यादा साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। अपर कलेक्टर और एएसपी ने डीजे संचालकों की बैठक ली। नियमों के उल्लंघन पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर डीजे सामग्री राजसात होगी। तो गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछले कई सालों में डीजे के साउंड को लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी राजधानी के कई इलाकों में बन चुकी है। और यही कारण है कि इस बार ऐसी कोई स्थिति न बने, इसके लिए गणेश उत्सव के पहले ही कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए वो भी हम आपको बता रहे हैं। और अब अपर कलेक्टर और एसपी ने डीजे संचालकों की बैठक भी ली है। और वाड्रफ नगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हुई है। स्कूल में बच्चे की पिटाई के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। परिजनों ने शिक्षक चक्रधारी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिक्षक ने 9वीं के छात्र की पिटाई की थी और पिटाई से छात्र के कान का पर्दा फट गया था। शिक्षा विभाग पहले ही शिक्षक को निलंबित कर चुका है। पंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल का ये पूरा मामला है। तो इस खबर को IBC 24 ने आप तक पहुंचाया भी था और शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो मामूली बात को लेकर इतनी बेदर्दी से शिक्षक ने छात्र की पिटाई की थी कि छात्र के कान का पर्दा ही फट गया था। जब छात्र को इलाज के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि छात्र के कान का पर्दा फट गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा भी किया और अब शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और अंबिकापुर में तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तेज बारिश से घरों में पानी घुस गए, ये भी बड़ी दिक्कत है। 10 से ज्यादा घरों में पानी घुसा है। निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल साफ तौर पर खुल गई है। घुटरापार इलाके की ये पूरी घटना है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से हर साल निगम जो है वो दावे करता है कि निकासी की सही व्यवस्था की जाएगी पानी को लेकर, लेकिन हर साल ऐसी स्थिति बनकर सामने आती है। इस बार देखिए कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। उन्हें यहाँ पर जीवन जीने में तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आर्थिक नुकसान भी लोगों को यहाँ पर भारी हुआ है, क्योंकि जितने सामान घरों पर रखे हुए थे वो पानी की वजह से खराब हो गए हैं, कुछ बह गए हैं और उनका जनजीवन भी यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि अगले साल क्या स्थितियां बनती, क्योंकि पिछले कई सालों से लोग इसी तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं।